बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, ये सारे एमसीक्यूज़ आप सब दोस्तों को कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n ये किस वैल्यू के बराबर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बी होल पावर n, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पर एक्सपोनेंट हमारे साथ n है। आप देख सकते हैं ये दोनों पर सेम है और इसमें जो वेरिएबल है यानी ए बी ये हमारे साथ वेरिएबल है, इसको बेस भी कहा जाता है। यानी ये दोनों वेरिएबल जो है आपस में डिफरेंट है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर n जो है ये सेम आ जाएगा, यानी a पावर n मल्टीप्लाई बाई b पावर n इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि 4 क्यूब ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। 4 क्यूब का मतलब है कि आपने 4 को यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 64। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। x पावर -3 मल्टीप्लाई बाई x पावर 4 इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि x पावर -3 मल्टीप्लाई बाई x पावर 4 से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है x पावर -3 मल्टीप्लाई बाई x पावर 4। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर ये x और ये x है, इसको वेरिएबल कहा जाता है, इसको बेस भी कहा जाता है। तो जब ये दोनों आपस में सेम होंगे यानी व्हेन सेम वेरिएबल आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर देयर एक्सपोनेंट विल बी एडेड। तो यहाँ पर x सेम आ जाएगा और इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4, इसके बाद आ जाएगा प्लस और इसके बाद यहाँ पर इस x का एक्सपोनेंट जो है वो -3 है, तो ये आ जाएगा -3। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये 4 और ये 3 जो है आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी यहाँ पर x का पावर जो है वो 4 है, यानी यहाँ पर प्लस का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर x का पावर जो है वो -3 है। तो प्लस जब माइनस माइनस यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा x पावर 4 -3। तो यहाँ पर जब 3 को हम 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा x, यानी x पावर 1। तो ये इसका आंसर होगा, या दैट इज इक्वल टू सिंपल x। अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं या नहीं लिखते तो इस पर जो क्वेश्चन है इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा x। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी x। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 होल पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि 7 होल पावर 0 ये किस वैल्यू के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी किसी नंबर या वेरिएबल इस पे पावर 0 आएगा तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अ नंबर हैविंग 0 एज इट्स एक्सपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 पावर -3 इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि 5 पावर -3 नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम
5 पावर -3 को पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम इसको किस तरह पॉजिटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी पावर 3। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/5 पावर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ पर इसकी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, जब इसको हम यानी इंटरचेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 5 पावर -3 को जब हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, जब 5 पावर -3 को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है, जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं तो ये फिर बन जाएगा 5 पावर -3, तो इसका साइन फिर मनपी आएगा। तो इस लिहाज से इसको हमने पॉजिटिव बनाया है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका ये फॉर्म जो है वो दुरुस्त है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1/5 क्यूब, यानी 5 क्यूब का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर इसका मतलब है कि आपने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी जब 5 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आएगा 25। इसके बाद जब हम 25 को यानी यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आएगा, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 1/125। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं -4a² का होल क्यूब। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि इससे नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारी दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये है हमारे साथ -4a² का होल क्यूब, यानी जब पावर पे पावर आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस 3 को आपने क्या करना है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर इस 4 का एक्सपोनेंट 1 है तो यहाँ पर इस 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर इसके साथ एक्सपोनेंट 1 है तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा -4 होल क्यूब। इसके बाद हमारे साथ मल्टीप्लाई बाई a² है, तो यहाँ पर a² सेम आ जाएगा और ये 3 इसके साथ यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है -4, यहाँ पर a पावर ये बन जाएगा 6, यानी -4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई a पावर 6। तो यहाँ पर इससे जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी -4 होल क्यूब, यानी जब भी हमारे साथ बेस वो मनपी में हो और इसका पावर जो हो वो ऑड नंबर हो तो यहाँ पर इससे रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। जैसा कि मैं आप सब दोस्तों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर है हमारे साथ -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मनपी जब इस मनपी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे रिज़ल्ट आएगा +16। जब +16 को हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आएगा -64, और a पावर 6 ये सेम आ जाएगा। तो इससे फाइनल रिज़ल्ट आएगा यानी -4 a² का होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू -64 a पावर 6। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी -64 a पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ a डिवाइडेड बाई b होल पावर -2 इज़ इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि a डिवाइडेड बाई b -2 इसका नीचे दी गई ऑप्शन में रेसिप्रोकल कौन सा है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ है a डिवाइडेड बाई b होल पावर -2। तो सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव बनाना है,
तो यहाँ पर आप सब दोस्तों को लॉ के मुताबिक ये याद होगा कि इसके ऊपर जो है हमारे साथ एक्सपोनेंट 1 है और b के ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है। तो यहाँ पर ये -2 इसके साथ b है और इसके साथ b, तो यहाँ पर ये बन जाएगा a पावर -2 डिवाइडेड बाई b पावर -2। तो जब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, a पावर -2 को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे और यहाँ पर इस b पावर -2 को यानी नोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब इसको हम नीचे लाएंगे तो इसका साइन जो है वो -2 है, तो ये बन जाएगा +2। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इसका साइन जो है -, है, तो यहाँ पर इसका साइन बन जाएगा +2। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा b पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, यानी इस पावर का मतलब है कि ये दोनों पावर इस पर मौजूद है, तो इससे रिजल्ट आएगा ये। तो अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके साथ 5 जो है वो 5 आपके साथ एक वैल्यू है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 5। अगर आपके साथ x है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आएगा वो होगा 1 ओवर x। अगर आपके साथ यानी 1 ओवर 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 आएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ इस तरह हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ इस तरह बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल से हमेशा हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 1। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो होगा 1। तो प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 मौजूद नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ a डिवाइडेड बाई b होल पावर -2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b का होल स्क्वायर। द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि स्टीपनेस की पैमाइश को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेडियंट। यानी यहाँ पर स्टीपनेस का मतलब है ऊपर जाना या नीचे आना। सो द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज नोन एज ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव व्हेन। इस सवाल में कहते हैं कि ग्रेडियंट ये कब पॉजिटिव होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द लाइन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी ग्रेडियंट ये उस वक्त पॉजिटिव होता है जब लाइन ऊपर जाए, किसी भी ग्राफ में जब लाइन ऊपर की तरफ जाए, या द लाइन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या इसके साथ साथ जब लाइन ऊपर की तरफ जाए यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो फिर हमारे साथ जो ग्रेडियंट होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसके साथ साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ग्रेडियंट ये कब नेगेटिव होता है, जब लाइन नीचे जाए। यानी जब लाइन नीचे जाए यानी द लाइन मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। कि द वर्टिकल चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द राइज। यानी ग्रेडियंट के अंदर यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो वर्टिकल चेंज होता है इसको राइज कहा जाता है, और 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हॉरिजेंटल चेंज होता है इसको कहा जाता है रन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द हॉरिजेंटल चेंज इज 3 एंड द ग्रेडियंट इज 2 देन द वर्टिकल चेंज इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे साथ हॉरिजेंटल चेंज ये 3 के बराबर है और ग्रेडियंट ये हमारे साथ 2 के बराबर है, तो फिर यहाँ पर वर्टिकल चेंज जो आता है हमारे पास वो किस वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, यानी ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल चेंज। यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो हमारे साथ 2 के बराबर है, और इसी तरह हमारे साथ वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई 3, यानी यहाँ पर वर्टिकल चेंज को हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर हमारे साथ हॉरिजेंटल चेंज जो है वो हमारे साथ 3 के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे साथ रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। यानी यहाँ पर हमारे साथ है वर्टिकल चेंज,
और यहाँ पर 2 के नीचे हमारे साथ डिनोमिनेटर 1 है, तो वर्टिकल चेंज जो इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे रिजल्ट आएगा वर्टिकल चेंज। और इसके अलावा ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे साथ जो वर्टिकल चेंज आता है वो हमारे साथ 6 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट 0, -2 द वाई इंटरसेप्ट्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है 0, -2 पे, तो इसमें वाई इंटरसेप्ट जो है तो ये हमारे साथ किसके बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट जो है ये हमारे साथ -2 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में हमारे साथ x जो है वो 0 के बराबर है और y जो है ये हमारे साथ -2 के बराबर है। तो यहाँ पर -2 जो है ये हमारे साथ y इंटरसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू फाइंड x इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन वी पुट। इस सवाल में कहते हैं अगर हम किसी एक लाइन की x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं तो इन ऑप्शंस में कौन सी वैल्यू राइट है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम x को फाइंड आउट करते हैं तो हमने x की वैल्यू पुट करनी होगी और y जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इतनी वजाहत के साथ नहीं जा सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा वजाहत की वजह से वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। In ax plus by plus c is equal to 0, the line will be a horizontal line f. Respected viewers, यहाँ पर ये हमारे साथ एक लीनियर इक्वेशन है, यानी यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इसमें कहते हैं कि लाइन हॉरिजेंटल होगी, तो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर हमारे साथ जो लाइन हो वो हॉरिजेंटल हो तो इसके लिए जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। अगर हमारे साथ लाइन हॉरिजेंटल हो, यानी हमारे साथ जो लाइन होता है वो हॉरिजेंटल हो, तो इसमें y जो है ग्राफिकली ये किसी वैल्यू के बराबर होगा। मतलब y जो हमारे साथ है वो किसी वैल्यू के बराबर होगा, मतलब y इज इक्वल टू 3, 4 समथिंग वगैरह। तो यहाँ पर x जो है वो हमारे साथ 0 के बराबर होगा, तो फिर हमारे साथ जो लाइन आएगा वो हॉरिजेंटल होगा। यानी x के साथ हमारे साथ जो यहाँ पर अगर आप देखें x के साथ हमारे साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारे साथ a है। अगर यहाँ पर x को हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हुआ हमारे साथ 0, यानी यहाँ पर a हमारे साथ 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। इस सवाल में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ ये 4 लीनियर इक्वेशंस हमारे साथ मौजूद है, तो इसमें वो कौन सा लीनियर इक्वेशन है जिसमें लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद हो ग्राफ के मुतालिक जिसमें हम 2 फार्मूले पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला है y इज इक्वल टू mx, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारे साथ है y इज इक्वल टू mx। ये फार्मूला जो है ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पर ओरिजिन से पास होता है, और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरी फार्मूले में हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है जो ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में लीनियर इक्वेशन में हम जो है y इज इक्वल टू mx की फार्मूले वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसमें हमारे साथ कांस्टेंट मौजूद है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास नहीं होगा। और यहाँ पर इसमें भी कांस्टेंट मौजूद है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर लास्ट में हमारे साथ -1 ये भी कांस्टेंट के बराबर है, इसमें ये दूसरी फार्मूले के बराबर है, तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पर ये हमारे साथ y इज इक्वल टू mx के बराबर है। यहाँ पर m जो है ये 3 को रिप्रेजेंट करता है और x सेम है, तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये ओरिजिन से पास होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इज। इस सवाल में कहते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन के लिए
कौन सा इक्वेशन यूज होता है या इसका इक्वेशन कौन सा है। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इसको ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर y हमारे साथ किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो और x की वैल्यू हमारे साथ मौजूद ना हो, तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज होगा वो होगा हमारे साथ y इज इक्वल टू सी, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज, तो फिर अगर इसकी जगह वर्टिकल लाइन होता तो फिर हमारा राइट ऑप्शन होता x इज इक्वल टू सी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, इस सवाल में कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होता है नीचे दी गई ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ये यहाँ पर हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ही से हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। प्यारे दोस्तों, और अगर इन ऑप्शंस को गौर से देखें तो इस बाकी तीनों ऑप्शंस में, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस में जो हमारे साथ यहाँ पर स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये तीनों इक्वेशंस जो है, यानी यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है ए सी डी, ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज, इस सवाल में कहते हैं कि ये हमारे साथ y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे साथ एक इक्वेशन है। इसमें कहते हैं कि इसका ग्रेडियंट हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पर ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो है हमारे साथ y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अगर आप गौर से देखें y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर इस x के साथ यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है, यानी यहाँ पर इसके साथ हमारे साथ जो 1 है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ हम उस 1 को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर अगर आप देखें y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ 1 के बराबर है। तो इस लिहाज से द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू x इज 1, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ नंबर y इज 5 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ another नंबर x इज शोन बाई। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर y इज, इसका मतलब यहाँ पर है इक्वल, यानी y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। ऑफ का मतलब यहाँ पर यानी मल्टीप्लिकेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अनदर नंबर यहाँ पर हमारे साथ है x, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2x। तो यहाँ पर ये हमारे साथ प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन बी हमारे साथ माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2 इज। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, एक है हमारे साथ ये और दूसरा हमारे साथ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इसका जो सबसे शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट करती जाए, जिस ऑप्शंस की वजह से यानी हमारे साथ ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हुआ, तो फिर हमारे साथ राइट ऑप्शन वही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने एक एक को बारी बारी चेक करना है, लेकिन यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर 3 हमारे साथ मौजूद है तो x की जगह हमारे साथ -3 आ जाए तो इसे रिजल्ट आएगा -9। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे रिजल्ट आएगा -9, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारे साथ है 2y, तो 2y आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 अपनी जगह सेम आ जाएगा। y की जो वैल्यू है वो हमारे साथ है 5, 2 5 are 10, तो यहाँ पर -9
प्लस 10, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर 1 हमारे साथ 1 की बराबर हुआ। तो और इसी तरह x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5। आपने इस इक्वेशन 2 की जरिए चेक करना है, यानी यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा -3 और यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 5। तो जब हम 5 से -3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 2। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट एंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x + 7 इज। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है वो है हमारे साथ 7, क्योंकि इसके लिए जो इक्वेशन यूज होता है वो है हमारे साथ y इज इक्वल टू mx + c। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं mx + c। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें हमारे साथ m3 है और x सेम है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ a7 जो है ये हमारे साथ y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x + 3 इज। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे साथ जो फार्मूला है y इज इक्वल टू mx + c। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू mx + c। तो यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ यानी यहाँ पर 2 के बराबर है और यही इसमें हमारे साथ ग्रेडियंट है, यानी यहाँ पर 2 जो है हमारे साथ ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। द पिथागोरस थ्योरम फॉर द गिवन ट्राइंगल इज। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें कहते हैं कि इस ट्राइंगल का पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा है। डियर व्यूअर्स, पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है हमारे साथ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी ये साइड जो है एक्स जेड ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज साइड है और यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर वो 90 डिग्री के बराबर है और 90 डिग्री के बराबर यानी बिल्कुल सामने जो साइड होता है इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज साइड। और यहाँ पर इस साइड को यानी इस हॉरिजेंटल लाइन को यानी इस साइड को कहा जाता है बेस और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक्स जेड यानी एक्स जेड ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हुआ और यहाँ पर वाई जेड बेस और इसके बाद एक्स वाई ये हमारे साथ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, एक्स जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्ज करें अगर हमारे साथ एक ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो हमारे साथ 15 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका बेस जो है वो हमारे साथ 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यानी इस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर साइड की लेंथ मालूम करनी है। डियर व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर साइड को हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज कर लेते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज को पुट करने से ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज यानी 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी 12 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड को हमने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 15 स्क्वायर यानी आपने 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 225 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। 12 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 144। तो यहाँ पर प्लस पी स्क्वायर यानी इस पी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी यहाँ पर
पी स्क्वायर को हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये 144 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मनफी 144। तो जब 225 से हम 144 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे रिजल्ट आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा p। और यहाँ पर 81 जो है ये हमारे साथ 9 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 9 स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर b स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा p इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो यानी परपेंडिकुलर साइड है वो हमारे साथ 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेक्टर। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर सेंटर से इस साइड की तरफ जब हम लाइन ड्रा करते हैं और इसको हम इसके साथ जब हम सर्कल को यानी टच करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको कहा जाता है रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक इसको भी कहा जाता है रेडियस। तो ये हमारे साथ 2 रेडियाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे साथ एक आर्क है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इस हिस्से को कहा जाता है सेक्टर। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो हमारे साथ बराबर है 3.14 या 22/4। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फार्मूला टू फाइंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज। इस सवाल में कहते हैं कि आर्क ऑफ द सर्कल मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला नीचे दी गई ऑप्शन में हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रीक लेटर दैट इज यूज्ड इन मैथ्स एज वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ मेजर्ड एंगल दैट इज थीटा। यानी एंगल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे साथ थीटा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A solid sphere has a radius of 5.5 सेंटीमीटर. The surface area of the sphere is। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है हमारे साथ 5.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये इसका फार्मूला है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने क्या करना है, यानी पुटिंग द वैल्यूज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पुटिंग द वैल्यूज, यानी यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे साथ 4 जो है वो सेम आएगा, 5 जो है ये हमारे साथ 3.14 के बराबर है, आर हमारे साथ 5.5 सेंटीमीटर के बराबर है। चूँकि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने 5.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे साथ स्क्वायर है। जब इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपने इसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आपने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 379.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज। इस सवाल में कहते हैं कि कॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला नीचे दी गई ऑप्शंस में यूज होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If r is equal to 4 centimeter and height is equal to 3 centimeter, then the total surface area of the cone is। इसमें कहते हैं कि एक कोन है जिसका रेडियस हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है और यानी हाइट हमारे साथ 3 सेंटीमीटर की बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमने यानी कौन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी सरफेस एरिया ऑफ कॉन यानी कॉन का जो सरफेस एरिया है इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एल जो है ये हमारे साथ नाम मालूम है। यहाँ पर एल को फाइंड आउट करने के लिए तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर यानी कॉन को अगर आप देखें तो उसका जो स्लांट एरिया है वो हमारे साथ हाइपोटेन्यूज के बराबर है और यहाँ पर इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू यानी रेडियस यानी बेस स्क्वायर और इसकी बात हमारे साथ परपेंडिकुलर ये हाइट की बराबर है तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर। डियर व्यूवर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडियस हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है और हाइट जो है ये हमारे साथ 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 16, 3 स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 9। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 25। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले के अंदर आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करने हैं, यानी सरफेस एरिया एस सरफेस और ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ द कोन दैट इज इक्वल टू 5 हमारे साथ 3.14 के बराबर है, आर हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है, एल हमारे साथ 5 सेंटीमीटर के बराबर है प्लस आर हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है तो इसे रिजल्ट आएगा 9 और इसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे साथ बराबर है 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन है 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय 2 रेडियाई इज डैश डिग्री द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। डियर व्यूवर्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 90 डिग्री, यानी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय 2 रेडियाई इज 90 डिग्री द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज। इस सवाल में कहते हैं कि कोई भी ट्राइंगल हो, जब हम उसकी एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में किस एंगल के बराबर होगा। डियर व्यूवर्स, किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम यानी मजमुआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हमारे साथ ये एक ट्राइंगल है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये ट्राइंगल जो है इसका ये एंगल और ये एंगल, जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट 180 डिग्री आएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ लाइन विच मीट्स और टचेस अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड। इसमें कहते हैं कि एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है उसको क्या कहते हैं।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टेंजेंट, यानी एक लाइन जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट कहते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ एक सर्कल है। तो यहाँ पर ये लाइन जब इस सर्कल को इस एक पॉइंट पे टच करता है तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ये लाइन जो है इस सर्कल को टच करता है तो इसको कहा जाता है टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A line which passes through a circle and intersects it at 2 points is called। एक ऐसा लाइन जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सीकेंट, यानी यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारे साथ एक लाइन है। जब यहाँ पर ये इस लाइन को यानी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये, तो इन दोनों पॉइंट पे जब कोई भी लाइन इस सर्कल को यानी इंटरसेक्ट करता है तो इसको कहा जाता है सीकेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है सीकेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट नन ऑफ इट्स एंगल इज, यानी रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड जो होते हैं वो लंबाई में बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या नहीं होता। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की तारीफ कर लेते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी 4 साइड्स होते हैं, यानी 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर एक ऐसा 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स लंबाई में बराबर होते हैं और स्क्वायर का हर एंगल जो है राइट एंगल होता है। इसी तरह रोम्बस भी 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स लंबाई में बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A dash is a quadrilateral whose opposite sides are equal and angles between their adjacent sides are 90 degree। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी 2 साइड्स की जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, यानी हर एक एडजेसेंट साइड्स के दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये इसमें कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है नीचे दी गई ऑप्शंस में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 or more circles with same center but different dash is called concentric circles। डियर व्यूवर्स, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स होते हैं जिसके सेंटर्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा पार्ट जो है वो इसमें डिफरेंट होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रेडियाई, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये वो सर्कल होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल हो जिसमें उसका सेंटर जो है वो सेम होता है, लेकिन इसका रेडियस या रेडियाई डिफरेंट होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। इस सवाल में कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स का मजमुआ कितना होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 360 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए ट्रेपीजियम हैज़ डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। इस सवाल में कहते हैं कि एक ट्रेपीजियम की कितने पेयर्स ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होते हैं।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर शेप दैट हैव सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऐसा शेप और ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज दोनों जो है वो सेम होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कांगोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सिंबल फॉर कांगोरेंसी इज। इस सवाल में कहते हैं कि कांगोरेंसी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कांगोरेंसी के लिए ये सिंबल जो है यूज होता है। डिस्क्रीट डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ। इस सवाल में कहते हैं डिस्क्रीट डेटा किस फॉर्म में होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी होल नंबर्स, यानी डिस्क्रीट डेटा जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ डिफरेंट आयरन रॉड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द डेटा। इस सवाल में कहते हैं कि मुख्तलिफ आयरन रॉड्स की लंबाई जो है ये किस डेटा की मिसाल है? ये ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा की मिसाल नहीं हो सकता, ये डिस्क्रीट डेटा की एग्जाम्पल है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The presentation of frequency distribution and vertical rectangle bars with no gaps is called histogram। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The width of each bar in a histogram represents the size of the class। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Two events that not occur at the same time is called। इस सवाल में कहते हैं कि दो इवेंट्स जो एक वक्त में नहीं हो सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी एक ही वक्त में आप क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेल सकते, या तो क्रिकेट खेलनी होगी या फुटबॉल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Two events that not occur at the same time is called mutually exclusive event। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Dash event is not affected by the previous event। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए independent event। Independent event is not affected by the previous event। मसलन अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आप साथ में मुस्कुरा रहे हो, तो आपका मुस्कुराना आपकी ड्राइविंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फार्मूला टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए में जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये हमारे साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन वी प्लॉट क्लास मार्क्स अलोंग एक्स एक्सिस and frequency along y-axis and representation of data is in the form of closed polygon, then it is called। इस सवाल में कहते हैं कि जब आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसमें क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे रखते हैं या लगा देते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर जो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा वो क्या कहलाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि कोई भी हमारे साथ डेटा हो, इसमें हमारे साथ हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क लिया जाता है ये क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रेंज, यानी किसी भी डेटा में हमारे साथ हाईएस्ट और लोवेस्ट की वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, इसको कहा जाता है रेंज। जैसे कि हमारे साथ किसी भी डेटा में हमारे साथ अगर एक वैल्यू हो 50 और दूसरी हो 25, तो यहाँ पर आपने 50 से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी को कहा जाता है रेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स द थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन हेड इज। इस सवाल में कहते हैं कि जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं 6 दफ़ा 6 टाइम्स, तो आपके पास दो ही प्रोबेबिलिटी आएंगी, या तो हेड होगा या टेल। तो इसमें हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।